वेलकम बैक। अभी आपको बताएंगे कि ईरान चाहता है कि अमेरिका अपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी फौरी खत्म कर दे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। ईरान ने बताया वो बहुत कमजोर और मुश्किल पोजीशन में है। ट्रंप की जानिब से ये दावा किया गया है। अमेरिकी सदर कहते हैं कि ईरान चाहता है कि अमेरिका अपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी फौरी खत्म कर दे। उन्होंने कहा कि ईरान ने बताया वो बहुत कमजोर और मुश्किल पोजीशन में है। नए माली साल 2026-27 के लिए बजट तजावीज़ पर काम जारी है। पाकिस्तान ने IMF को नए तरक्याती मंसूबों के लिए 10% तक फंड्स मुख्तस करने की यकीन दहानी कराती है। माली मसाइल के बायस अगले साल भी तरक्याती बजट महदूद रखने की तजवीज़ सामने आई है। वजारत खजाना ने PSDP 3000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ मुस्तरद करती है। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन ने 300 से ज़ायद नए मंसूबों के लिए इजाफी फंड्स मांग लिए। इन मंसूबों की मजमूई लागत 7000 अरब रुपए है। जुलाई से अप्रैल तक तरक्याती मंसूबों पर 450 अरब रुपए से ज़ायद खर्च होंगे। 1100 तरक्याती मंसूबों की मजमूई लागत 13000 अरब रुपए से ज़ायद है। बीच गेम्स में पाकिस्तान के रेसलर असदुल्ला फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में चीनी बॉक्सर को हरा दिया। इनाम बट ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 90 किलोग्राम में इनाम बट ने बहरीन के पहलवान को जेर किया। पाकिस्तान के अब्दुल्ला 70 किलोग्राम का सेमीफाइनल हार गए हैं। वो कल ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला करेंगे। मामलात से मुतालिक बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का तबादला। जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज को सिंध हाई कोर्ट भिजवा दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में कसरत राय से मंजूरी दे दी गई, जबकि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम सोमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली गई है। इजलास के एलामिये में कहा गया है कि खाली होने वाली असामियों पर नई तैनाती नहीं की जाएगी, तबादलों से ही आसामियां पुर की जाएंगी। जुडिशल कमीशन इजलास का मजीद अहवाल जानने के अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल बताएगा एलामिये में क्या कुछ लिखा गया है, क्या कहा गया है? देखिए, अगर एलामिया की बात करें तो उसमें यह कंफर्म किया गया है कि जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 जजेस हैं उनके ट्रांसफर की मंजूरी जुडिशल कमीशन के इजलास में दी गई है, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर हाई कोर्ट में, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज को सिंध हाई कोर्ट में, जबकि जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। जबकि 2 ऐसे जजेस थे जिनका नाम ट्रांसफर के लिए एजेंडे में था, लेकिन उनकी रिक्वेजिशन वापस ली गई, जिनमें जस्टिस खादिम सोमरो और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर शामिल है। वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही रहेंगे। एक चीज़ और का फैसला भी किया गया आज के इजलास में कि जो 3 आसामी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खाली हुई हैं, इन पर कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं होगी, नए जजेस अदलिया में नहीं ला जाएंगे, बल्कि दीगर हाई कोर्ट्स में पहले से मौजूद जजेस को ही ट्रांसफर करके तो ये 3 आसामियां भी फिल की जाएंगी। इजराइल ने इस बात की भी तस्दीक की है कि कुल 15 में से 11 अरकान की 2 जजेस के मामले पर जो है वो अक्सरियत सामने आई ट्रांसफर के हाकिम में, जबकि 4 ने मुखालफत की। जबकि जस्टिस बाबर सत्तार की जब उनके ऊपर वोटिंग हुई तो उसमें 10 अरकान की अक्सरियत से उनके ट्रांसफर की मंजूरी दी गई, जबकि 5 उनके ट्रांसफर की मुखालफत में वोट सामने आए थे। आज ये इजलास बुलाया गया था, जिसमें एलामिया में भी ये कंफर्म किया गया अब कि जस्टिस पाकिस्तान ने डिक्लाइन किया था, यानी मुस्तरद की थी ये इजलास बुलाने की सिफारिश, जिसके बाद रिक्वेजिशन पर सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ने आज का इजलास तलब किया था और कन्वीन किया, जिसमें यह सारी वोटिंग का अमल आगे बढ़ा। इजलास के बाद जो अपोजिशन अरकान थे उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू भी की गई और ये कंफर्म किया गया कि इजलास में उन्होंने न सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे बल्कि एतराज़ उठाया और ये दरख्वास्त की कि इस वक्त ये तबादले नहीं। आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। इसी मामले से जुड़ी एक और खबर यह है कि PTI ने जजेस के ट्रांसफर गैर मामूली करार देते हुए मुखालिफत कर दी है। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि फैसले से अदलिया में तकसीम मजीद बढ़ेगी। किसी हाई कोर्ट में जजेस की कमी नहीं थी, तबादलों से दीगर जजेस की सीनियरिटी मुतासर होगी। इंसाफ का पहले से हमेशा ये मौके पर रहा है कि न पेशावर हाई कोर्ट में न सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में बेहतरीन जजेस की कमी है। इस वक्त सारे हाई कोर्टों में फुल स्ट्रेंथ जजेस की मौजूद है। ऐसे वक्त में जजेस को ट्रांसफर करना इस अदलिया को मजीद डिवाइड करना है। पेशावर हाई कोर्ट में स्पेसिफिकली वहां जजेस की सीनियरिटी मुतासर होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ रहा है कि सबसे पहले इसके रूल्स फ्रेम हो। आगे बढ़ते हैं, अहम कामयाबी की बात करेंगे। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड ने मकामी तौर पर तैयार करदा फतेह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब मशक कर ली है।
فتح 2 جدید ایویونکس اور جدید ترین نیویگیشنل معاون نظام سے لیس ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیف آف ڈیفنس فورسز اور سروسز چیفز نے تربیتی مشق کی کامیاب تکمیل پر مبارکباد پیش کی ہے۔ سمیرہ خان کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ بجلیوں سی کڑک اور تیزی، حملے پر ہدف میں زلزلے سی دھمک، زمین سے زمین پر مار کرتے ہوئے میڈ ان پاکستان، فتح 2 میزائل نے نشانے کو جا لیا۔ ISPR کے مطابق اس تربیتی مشق کا مقصد جوانوں کی ٹریننگ، مختلف تکنیکی پہلوؤں کی توثیق، بہتر درستگی اور جنگی صلاحیت کے لیے مختلف ذیلی نظاموں کی کارکردگی کا جائزہ لینا تھا۔ تربیتی مشق کا مشاہدہ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن، آرمی راکٹ فورس کمانڈ اور پاک فوج کے سینئر افسران نے کیا، جبکہ اس موقع پر اسٹریٹجک اداروں کے سائنسدان اور انجینئرز بھی موجود تھے۔ فتح 2 میزائل سسٹم کی کامیاب تربیتی مشق پر صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور مسلح افواج کے سربراہان نے متعلقہ سائنسدانوں، انجینئرز اور ان کی ٹیموں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ سمیرہ خان، سما، اسلام آباد۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان کا TTP اور BLA جیسے دہشت گرد گروہوں کے افغان سرزمین استعمال کرنے پر اظہار تشویش۔ افغان سرزمین پر موجود دہشت گرد عناصر کے خلاف قابل اعتماد، قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی کو ناگزیر قرار دے دیا گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے دفاع کے اجلاس میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ افغان سرزمین پاکستان اور اس کے شہریوں پر حملوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی قربانیوں اور کامیابیوں کو نظر انداز کرنا حقائق سے آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے۔ وزیر دفاع سے بشکیک میں چین، قزاقستان اور تاجکستان، اس کے علاوہ ایرانی نائب وزیر دفاع نے ملاقاتیں بھی کی۔ متحدہ عرب امارات کا 1 مئی سے آرگنائزیشن آف دی پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز OPEC اور OPEC پلس سے علیحدگی کا اعلان۔ اماراتی حکام کے مطابق یہ فیصلہ قومی مفادات اور خطے میں جاری جغرافیائی اور سیاسی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ اقدام کا مقصد طویل مدتی اسٹریٹجک اور اقتصادی ویژن کے مطابق توانائی کے شعبے کو مزید مستحکم بنانا اور مقامی پیداوار میں سرمایہ کاری کو تیز کرنا ہے۔ OPEC سے کہتے ہیں کہ عالمی منڈی کی ضروریات کو پورا کرنے میں فعال کردار ادا کرے۔ متحدہ عرب امارات عالمی توانائی منڈی میں ایک ذمہ دار اور قابل اعتماد سپلائر کے طور پر اپنا کردار جاری رکھے گا، مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پالیسیز کو ترتیب دیں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت جدہ میں GCC اجلاس، امیر قطر، کویتی امیر، UAE کے وزیر خارجہ اور دیگر خلیج تعاون کونسل کے اراکین نے شرکت کی۔ اجلاس میں علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر غور کیا گیا۔ آبِ ہرمز کی بحالی سمیت عام کے لیے کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے اعلامیہ کچھ دیر بعد جاری کیا جائے گا۔ آبِ ہرمز کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سمندری گزرگاہ میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ قطری دفتر خارجہ کے ترجمان مجید انصاری کی پریس بریفنگ، کہا قطر پاکستان کی جانب سے امریکہ اور ایران میں ثالثی کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ ایران مذاکرات میں آبِ ہرمز کو جوہری پروگرام سے الگ کرے تو قطر بھی تنازع کے خاتمے کے لیے جامع معاہدے کی حمایت کرے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ 3 سمندروں کی سرزمین اور عالمی تجارت کا سنگم، ایران اپنی بڑی بندرگاہوں اور اسٹریٹجک آئل ٹرمینلز کے ذریعے دنیا کی معیشت میں شیرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ شمال میں بحیرہ کیسپیئن سے لے کر جنوب میں خلیج فارس تک ایران اپنی تجارت کیسے کنٹرول کرتا ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ آبِ ہرمز کے دہانے پر واقع بندر عباس ایران کی سب سے بڑی اور مصروف ترین بندرگاہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے ایران کی کنٹینر تجارت کا سب سے بڑا حصہ گزرتا ہے۔ بندر عباس کے پہلو میں واقع شاہد رجائی پورٹ ایران کا جدید ترین اور سب سے بڑا کنٹینر ٹرمینل ہے۔ یہ عالمی بحری جہازوں کے لیے ایران کا اصلی گیٹ وے سمجھا جاتا ہے۔ خلیج فارس کے شمال مغربی کونے میں امام خمینی پورٹ صنعتی خام مال اور اناج کی تجارت کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ ریلوے نیٹ ورک سے جڑی یہ پورٹ ملک کے سپلائی لائن میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تاریخی اہمیت کی حامل بوشہر پورٹ علاقائی خلیجی ریاستوں کے ساتھ تجارت اور رابطے کا بنیادی مرکز ہے۔
चाबहार पोर्ट ईरान की वाहिद बंदरगाह है जो आबने हुर्मुज से बाहर बुहरे ओमान पर वाक़ है। ये एक स्ट्रेटेजिक मुतबादिल है जो ईरान को बराह रास्त बुहरे हिंद तक रसाई देता है। इराक की सरहद के करीब वाक़े खुरम शहर पोर्ट दरिया और समंदर दोनों रास्तों से तिजारत के लिए इस्तेमाल होती है। अब चलते हैं बुहरे कैप्सिन पर शिमाली बंदरगाहों की जानिब। बंदर अंजाली शिमाल की सबसे अहम बंदरगाह है जो रूस और यूरोपीय रियासतों के साथ तिजारत का सबसे पुराना और बड़ा मरकज़ है। कैस्पियन खिते की जदीद बंदरगाह अमीराबाद पोर्ट जो कि वस्ती एशियाई ममालिक के साथ माल की तरसील के लिए एक बहुत बड़ा तिजारती हब बन चुकी है। नौशहर पोर्ट शिमाली ईरान की मकामी ज़रूरतों और कज़ाकिस्तान और दीगर पड़ोसियों से तिजारत के लिए एक अहम बंदरगाह है। खार्क ऑयल टर्मिनल ईरान की मईशत की शहरग खाक जजीरा वो मकाम है जहां से ईरान अपने खाम तेल का 90% बरामद करता है। लवान टर्मिनल तेल और गैस की मसनूआत की तरसील का दूसरा बड़ा मरकज़ है। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएंगे कि मुल्क में एड्स की वबा फैलने की कोई सूरत हाल नहीं। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर HIV के रजिस्टर्ड केसेस 84,000 हैं। तमाम केसेस पुराने हैं। इस साल एक भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। 2 साल में एड्स कंट्रोल के लिए पाकिस्तान को $65 मिलियन मिले, जिनमें से वजारत सेहत को सिर्फ $3.9 मिलियन दिए गए। कोई ऐसा निज़ाम नहीं कि हम पूछ सकें कि बाकी फंड्स कहाँ खर्च हुए हैं। HIV के बारे में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। ये लाइलाज मर्ज है, ये लाइलाज मर्ज नहीं है। HIV केसेस जो रजिस्टर हुए हुए हैं सारे सूबों में AJK-GB मिलाकर ये हैं 84,000। आउटबर्स्ट नहीं है, कोई इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है। 10cc की भी हम जो सिरिंजेस को जो है वो बैन कर रहे हैं। ऑटोमेटेड उसमें जा रहे हैं कि एक दफा इस्तेमाल होने के बाद वो दोबारा इस्तेमाल होने के काबिल नहीं रहेगी। यही वो कुछ चीजें थी जिसकी वजह से आउटब्रेक हुआ बच्चों में। कौनसा में 2026 में कोई केस नहीं आया जिसको आज रिपोर्ट किया गया है। ये 2024 का वाक़या है। एंड सेम इज द केस विद इस्लामाबाद। 210 केसेस इस्लामाबाद के हैं, 408 केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद से बाहर के हैं जो इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड हैं। इस तरह से ये 618 केसेस बनते हैं। HIV को एड्रेस करने के लिए, कर्व करने के लिए ग्लोबल फंड नामी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जेनेवा में बेस्ड है, वो पाकिस्तान को फंड करती है। ये 2024 से 2026 2 सालों के लिए जो हमें फंड मिली वो थे $65 मिलियन। इस $65 मिलियन में से उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को, मिनिस्ट्री को सिर्फ $3.9 मिलियन दिए और कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं रखा गया कि इस $61.19 मिलियन जो कि दिए जा रहे हैं पाकिस्तान के नाम पर उसकी कोई पूछ-गुछ कर सके। आगे बढ़ते हैं। चमन में अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जारहियत, शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक की फैसला कुन कार्रवाइयों के बाद तालिबान रजीम बौखलाहट का शिकार। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा पेशावराना उसूलों की पासदारी की। अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों और अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। अफगान तालिबान रजीम ने 12 शहरी आबादी को निशाना बनाकर अपने दहशतगर्दाना अज़ाइम का इजहार किया। चमन के शहरियों का बिला इश्तियाल अफगान जारहियत पर रद्द-ए-अमल। मार्टर फायर से आग भड़क उठी और हमारे घर को शदीद नुकसान पहुंचा। शहरी की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि नशे में पागल भारत के खिलाफ ऑपरेशन मार्का हक की तारीखी फतह का 1 साल मुकम्मल। पाक अफवाज के अफसरान और जवानों ने बेमिसाल बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा किया। अददी एतबार से खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को धूल चटा दी। अर्ज़े पाक की हिफाजत के लिए सब कुछ लुटा देने के जज्बे से सरशार हीरोज में लेफ्टिनेंट कर्नल शाहजेब रफ़ी भी शामिल थे। लेफ्टिनेंट कर्नल शाहजेब रफ़ी ने जंग में आर्टिलरी यूनिट की कमांड की। ये यूनिट दुश्मन पर अजाब बनकर छटती। जबरदस्त और बरवक्त गोलाबारी की गई। दुश्मन के कई ब्रिगेड और बटालियन हेडक्वार्टर्स को खाक में मिला दिया गया। दुश्मन की जिल्लत आमेज शिकस्त के ताबूत में कील ठोंकने लेफ्टिनेंट कर्नल शाहजेब को मार्का हक में मिसाली कारकर्दगी पर तमग़े बसालत के एजाज से नवाजा किया। लेफ्टिनेंट कर्नल शाहजेब कहते हैं, दुश्मन ने मुस्तकबिल में ऐसी कोई नापाक जिसारत की तो इसे ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि इसकी नस्लें भी याद रखेंगी। और मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल हो चुका है। वाघा बॉर्डर पर खुसूसी तकरीब सजाई गई जिसमें अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया।
خصوصی تقریب میں قومی ہیروز، سیاستدان، طلبہ، مذہبی رہنماؤں اور اقلیتی برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاک فوج کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ شرکاء نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پوری قوم اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ذات نے پاکستان کو جو عزتیں دی ہیں اور اپنے سے 10 گنا بڑی بظاہر طاقتور دشمن کو جس طرح بنیانوں مرصوص بنتے ہوئے شاباش دی ہے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کی بڑی وضاحت ہوگی ہے کہ پاکستان جذبات میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، علم میں، ایجوکیشن میں، ہر چیز کے اندر انڈیا سے بہت آگے ہے، اور آئندہ بھی اگر کوئی وہ اگریشن کریں گے تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بہت اچھا لگا اور بڑی موٹیویشن ملی، اور پاکستان نے ہمیشہ جذباتوں کو اجالا اور ہم نے بہت انجوائے کیا، اور پاکستان کے جتنے بھی رینجرز کے ہمارے جوان ہیں ماشاءاللہ بہت ہی طاقتور، ذہین۔ ہم لوگوں نے پہلے دشمنوں کو شکست دی ہے، ان کے جو ہم لوگوں نے گرائے ہیں ہتھیارے۔ ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے آزادی بھی مشکلات میں رہ کر لی۔ قائد اعظم کی قیادت میں ہم نے بھرپور اپنے آپ پر ظلم و ستم سہے لیکن آزادی لی، اور آج ہم اپنے پاکستان کا دفاع بھی کریں گے۔